हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनूप कुमार सिंह। एजुकेटर्स बूस्टर के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, क्विक सीरीज में फिर से हम एक महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल कंसेप्ट, फैक्ट, जो भी कहिए, लेकर फिर से प्रस्तुत हैं आपके सामने। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो होगा क्या? नील नदी, नाइल रिवर। ठीक है, नील नदी। आज हम लोग संसार के इस सबसे बड़े नदी के विषय में बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी को इकट्ठा करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यहां से हमेशा कुछ ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आज हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा यहां पर प्रेजेंट किया जाए, हम लोग मिलकर कुछ ऐसा चीज सीखें। ठीक है, नोट करें, जो एक माइलस्टोन हो और आपके किसी भी एग्जाम में, ठीक, वहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिले। राइट? तो चलिए हम लोग इस अपने यात्रा को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ज्यादा देरी ना करते हुए काम की बात हम लोग अब यहां पर करने वाले हैं। तो आइए देखिए, नील नदी के बारे में सभी जानकारियों को हम लोग यहां से मिलकर के आपस में इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, यहां अफ्रीका का एक मैं मैप ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, अफ्रीकन कंटिनेंट का एक मैप हम लोग यहां मिलकर के ड्रॉ करेंगे। एकदम बहुत अच्छा सा मैप, बड़ा सा मैप। ठीक है, यहां हम ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये अफ्रीकन कंटिनेंट है। राइट? यहां पर ये लाल सागर का क्षेत्र है और ये अफ्रीकन कंटिनेंट है। ये क्या है? दिस इज अफ्रीका। व्हाट? अफ्रीका। ये अफ्रीका है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटिनेंट जो खनिज संसाधन, ठीक, नदियों और वनों से भरा पड़ा है। ओके, आइए हम लोग कुछ इसमें सर्च करें। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, इस नदी में, सॉरी, इस पूरे महाद्वीप में एक संसार की सबसे बड़ी नदी बहती है। ठीक है, यहां मैं एक झील बनाने जा रहा हूं। आपको बहुत ध्यान देना है। यहां मैं एक झील बना रहा हूं। ये एक झील है। ठीक है, इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है क्या? आपको पता है इस झील का नाम क्या है? विक्टोरिया लेक। आपको ध्यान देना है। आप लोग मैपिंग जरूर किए होंगे, मुझे पूरा आशा है कि आप लोग साथ साथ चल रहे होंगे। इस झील का नाम है विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक, या लेक विक्टोरिया कहिए या विक्टोरिया झील कहिए, विक्टोरिया झील। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है, यहां से इस तरीके से, राइट, और बहती है। ठीक है, यहां से निकलती है और ये नदी यहां पर बहती है। और यहां पर क्या है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, या इसे ही क्या कहते हैं हम? भूमध्य सागर को ही हम यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। इंग्लिश वाले अपना नोट करेंगे, मैं कहता जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये हुआ। और यहां पर इथोपिया के पठार के पास एक छोटा सा झील है। उस झील का नाम क्या है? लेक टाना। आपको याद रखना है, इथोपिया के पठार पे, यहां पर इथोपिया देश है, यहां पर एक यहां पर झील है। यहां पर इसका नाम क्या है? लेक टाना। थोड़ा बड़ा बना दूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा कंपेयर करके चलिएगा। ये छोटा झील है विक्टोरिया से। ठीक है, इसका नाम क्या है? टाना झील। टाना झील। यहां से एक नदी निकलती है फ्रेंड्स। देखिए, ये इस तरीके से एक नदी निकलती है यहां पर ऐसे। ठीक है, तो ये नदी जो है, जो नदी यहां दिखाई पड़ रहा है आपको, इस नदी का नाम क्या है? व्हाइट नील। क्या मैं यहां लिख रहा हूं? व्हाइट नील, या इसे ही कहते हैं सफेद नील या फिर व्हाइट नील। ठीक है, व्हाइट नील इसका नाम है। व्हाइट नील हिंदी में भी कहा जाता है। और इस जो नदी है, जो टाना झील से निकलती है, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है ब्लू नील। क्या? ब्लू नील, BLUE, ब्लू, NILE, नील, ब्लू नील। ठीक है, तो आइए अब देखिए कि जो ये नील नदी है, ठीक है, तो पॉइंट यहां पे नोट करते जाइए साथ साथ में। संसार की सबसे बड़ी नदी, संसार की सबसे बड़ी, संसार की सबसे बड़ी, ठीक है,
सबसे बड़ी नदी, संसार की सबसे बड़ी नदी। पॉइंट 2, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, पॉइंट नोट कीजिएगा, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट पे आइए। थर्ड पॉइंट पे, ठीक है, थर्ड पॉइंट पे नोट करना है कि दक्षिण में विक्टोरिया लेक से लेकर और उत्तर में भूमध्य सागर तक विस्तृत है, बहती है। ठीक है, तो लिखते हैं दक्षिण में विक्टोरिया झील से उत्तर में कहां तक, तो उत्तर में भूमध्य सागर तक विस्तृत नदी है। इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है, राइट। नदी, नील नदी, 2 महत्वपूर्ण, देखिए, नदियों के मिलने से बना है। कौन कौन सा है, व्हाइट नील और ब्लू नील। ठीक है, तो व्हाइट नील एवं ब्लू नील के आपस में मिलने से बनी है। ठीक है, तो दोनों का मिलन स्थल कहां है, तो देखिए दोनों का मिलन स्थल यहां है। ठीक है, ये कौन सा जगह है, तो सूडान की राजधानी खातुर्म है। ये क्या है, खातुर्म, खातुर्म, ये सूडान की राजधानी है। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि आपस में खातुर्म में मिलते हैं। ठीक है, व्हाइट नील ब्लू नील के आपस में मिलने से बनी है। इनका संगम या मिलन स्थल खातुर्म में है, खातुर्म में है। इसे आप नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आ सकता है। इनका संगम खातुर्म में है, सूडान की राजधानी है खातुर्म। ठीक है, इस पॉइंट को आप जान गए। ठीक है, अब आइए अगले पॉइंट पे कि यहां से मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूं कि ब्लू नील की उत्पत्ति टाना झील से होती है, लेक टाना से मैं लिखने वाला हूं। ठीक है, इसको भी आप नोट कीजिए। ठीक है, कहां लिखा जाए अब इसे, तो मैं इसे मिटा दूं, फिर से मिटाऊं, तो चलिए हम लोग मिटाते हैं, क्योंकि मिटाना भी जरूरी है, तभी तो नया चीज लिख सकते हैं ना हम। तो आइए इसे हम रफ कर देते हैं यहां पर। बाकी डायग्राम बिल्कुल मैं नहीं मिटाने वाला हूं, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बार बार देखना है और यहीं से हम लोग को सीखते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, कि ब्लू नील की उत्पत्ति या जन्म, ब्लू नील की उत्पत्ति या प्रारंभ कहां से होता है, टाना झील से। टाना झील इथियोपिया के पठार से होता है। इस बात को आपको एकदम अच्छे से जान लेना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पर कि पूरे नील नदी की लंबाई, जरा ये भी देख लीजिएगा, नील नदी की लंबाई दक्षिण से उत्तर की ओर 6600 किलोमीटर है, लगभग 6600 किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा,
लगभग 6600 का मतलब इससे भी थोड़ा अधिक है, कम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके। अब आइए अगला पॉइंट कि नील नदी, ठीक है, नील नदी अपने पूरे बहाव के दौरान, मतलब कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहाव के दौरान इसकी जो बेसिन का जो क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है दोस्तों। बाकी किसी भी नदी से बहुत अधिक विस्तृत बेसिन है इस नदी का, जो 11 देशों में विस्तृत है। ठीक है, नील नदी का बेसिन, नील नदी का बेसिन 11 देशों में विस्तृत है, 11 देशों में विस्तृत है, विस्तृत है। ये बेसिन क्या होता है? बेसिन का मतलब जब ये नदी बह रही है तो किस किस क्षेत्र का जल को प्रवाहित करती है, ये अपवाहित करती है, मतलब लेकर के बहती है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये नदी इन 11 देशों से होकर के बहती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई देश अगर इस नदी के अंदर नहीं भी अगर स्थित है तो उस नदी का जल ढाल की वजह से इसी नदी, उस देश का जल इसी नदी में ढाल होने की वजह से जाकर के मिलती है और ये नदी पूरे जल को लेकर के अपवाहित होकर के भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो उन 11 देशों के बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए कि 11 देश जो हैं जिनका बेसिन क्षेत्र इस नदी के में पड़ता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष मतलब उस देश से अगर वो नदी गुजरती है तब, अप्रत्यक्ष का मतलब ढाल की वजह से वहां का जल इस नदी में आकर के गिरता है तब। तो आइए यहां से मैं लिखता हूं, इसका मतलब यह है कि ये 11 देश यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो या फिर मैं ऊपर ही लिख दूं क्या? चलिए 11 देश का नाम ऊपर लिख दिया जाए। आइए फिर से रफ किया जाए, क्योंकि एक बेस डायग्राम है ना, बेस डायग्राम जब बन जाता है तो उसे मिटाना ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इधर ही इसको मिटाएंगे और यहाँ पर हम लोग इससे लिखेंगे। तो 11 देश कौन कौन से हैं तो नोट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग को मैप में लेके जाके 11 इस कंट्री को ढूंढना है, अच्छे से याद करना है और पढ़ना है। ठीक है, तो 11 देशों में सबसे पहले मिस्र। ठीक है, मिस्र, मिस्र, फिर दूसरा नंबर पे, ऐसे लिखते चलते हैं हम लोग। ठीक, मिस्र, मिस्र के बाद फिर आगे आइए सूडान, फिर एक है दक्षिणी सूडान जिसकी राजधानी जुबा है, दक्षिणी सूडान। सब मैप में आपको देखना है। दक्षिण सूडान के बाद फिर हम लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर इथोपिया, इथियोपिया, उसके बाद फिर इरिट्रिया, 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 ऐसे इरिट्रिया होगा। इरिट्रिया के बाद में फिर क्या है, जिबूती, जिबूती। ठीक है, जिबूती के बाद फिर क्या है, कांगो गणराज्य जिसको डीआरसी भी कहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, कांगो गणराज्य। उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग, तब फिर क्या हो जाएगा, युगांडा, युगांडा, युगांडा के बाद फिर केनिया, उसके बाद फिर तंजानिया, उसके बाद फिर क्या है, युगांडा, केनिया, तंजानिया, रवांडा, रवांडा, एक हांडा मत पढ़ लीजिएगा, रवांडा है। ठीक है, ओके, तो देख लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, टोटल 11 कंट्रीज हो गए। इन कंट्री को बिल्कुल याद रखिएगा। नील नदी के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहां से इनके जल को प्रवाहित करती है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और, इस नदी में एक और सहायक नदी, महत्वपूर्ण सहायक नदी यहां से मिलती है। वो कौन सी है, अटाबारा। कौन सा, अटबारा, अटबारा, इस नदी का नाम है अटबारा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूं एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी, एक अन्य महत्वपूर्ण, एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी जिसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं, सहायक नदी। ठीक है, अटबारा है, अटबारा है, अटबारा है। ठीक है, यह नदी, इस नदी की खासियत यह है कि लेक टाना से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है, इथोपिया के पठार के पास से ही यह नदी निकलती है और
इस नील नदी में मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी है, जो भूमध्य सागर में गिरने से पहले मिलती है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, भूमध्य सागर में नील नदी के गिरने से पहले मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, अंतिम सहायक नदी है। आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, कहीं पे छोटा भी मैं लिख देता हूं जगह की वजह से, लेकिन आप लोग को मैं कहता चला जाता हूं, उसे नोट करते चले जाना है। तो इतना बात आप इसमें नोट कीजिए। अभी बहुत से महत्वपूर्ण बात बचे हुए हैं, मैं इसे मिटाने के बाद फिर करता हूं उसे। आइए देखिए, यहां पर इस नील नदी पर, इस व्हाइट नील पर, यहां पर एक डैम बनाया गया है। देखिए, यहां पर एक डैम बनाया गया है, डैम बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम है क्या? आसवान बांध। क्या है? आसवान बांध। हम लोग देखते हैं, इसका नाम है आसवान बांध। तो कहां पर दिखाया जाए? तो यहां दिखा देते हैं, ऐसे देखिए ध्यान से। इसका नाम क्या है? आसवान बांध। आसवान बांध। ठीक है, हिंदी में भी लिख लीजिए, आसवान बांध। ठीक है, आसवान बांध है इसका नाम। और यहां पर आसवान बांध के पीछे जो एक झील है, झील नुमा जो संरचना दिखाई दे रहा है, ये है नासिर लेक। क्या? नासिर लेक या नासिर झील, इसका नाम है नासिर झील। ये मानव निर्मित झील है। ठीक है, और देखिए, एक ब्लू नील पर एक यहां पर बांध बना हुआ है, ब्लू नील पर। उस बांध का नाम क्या है, जरा देखें हम लोग। ब्लू नील पर एक बांध बना हुआ है यहां पर। इस बांध का नाम है सेनार डैम। क्या नाम है? सेनार डैम। यहां लिख देते हैं, सेनार डैम। सेनार डैम। ठीक है, इसका नाम है सेनार डैम। इसे भी आपको याद रखना है। तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड, तो आइए इस बात को नोट करते हैं हम। तो व्हाइट नील पर या सीधे नील नदी पे ही, ठीक है, मैं लेकिन लिख दिया हूं, तो चलिए ठीक है। व्हाइट नील पर क्या है? आसवान बांध है। ठीक है, क्या है? आसवान बांध बनी हुई है, बनी हुई है। यह मिस्र में है। कहां है? यह मिस्र स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट, इस बांध के पीछे, ठीक है, इस बांध के पीछे कृत्रिम झील, कृत्रिम झील नासिर झील निर्मित है। इस बात को आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ब्लू नील पर एक बांध है, उसका नाम है सेनार बांध। ठीक है, ब्लू, ठीक है, ब्लू नील पर सेनार बांध स्थित है। सेनार बांध स्थित है। एकदम ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन तो आप लोग को नहीं होगा। इन सब चीजों को आप नोट कीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़े हम लोग। तो आपको पता है कि मिस्र की सभ्यता, ठीक है, काफी पुरानी सभ्यता है, जो नील नदी का ही देन है। नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को। ठीक है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नील नदी
का उपहार कहा जाता है, कहा जाता है। इस बात को एकदम नोट कर लेना है, ठीक है। ठीक, आगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कि जो नील नदी है इसके वजह से बहुत ही उत्तम कोटि का कपास की खेती मिस्र में की जाती है। ठीक है, नील नदी, नील नदी के उपजाऊ, ठीक है, मैदान में उत्तम, कैसा उत्तम कोटि या फिर बेस्ट क्वालिटी, इंग्लिश वाले लिखेंगे, उत्तम कोटि के कपास, कॉटन की खेती की जाती है। ओके, ऑलराइट। यहां के किसानों को फेल्लाह कहा जाता है, यहां के किसानों को फेल्लाह कहा जाता है, फेल्लाह कहा जाता है। थोड़ा सा पॉइंट अलग है लेकिन कोई बात नहीं, इसी में आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए यहां पर क्या है कि आपको एक बात बताता हूं कि इस नदी में जहां पर आसवान बांध बना है, यहाँ पे जो संचित जल है, जो कृत्रिम झील है, इसमें से जो जल की मात्रा है उसमें 15% जल की मात्रा कहां से आती है, व्हाइट नील से, और जो 60% जल की मात्रा है वो ब्लू नील से आती है। आपको पता होगा, आपको पता नहीं होगा तो इसको जान लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, शाखा कौन सी है, व्हाइट नील, ठीक है, ये प्राथमिक शाखा है। और द्वितीयक शाखा कौन सी है, या सेकेंडरी शाखा या सेकेंडरी ब्रांच कौन सी है, वो है ब्लू नील, ठीक है। ब्लू नील छोटी है, यहां लिख देता हूं, ब्लू नील, व्हाइट नील क्या है, व्हाइट नील क्या है, प्राथमिक शाखा है, प्राथमिक शाखा है, यह सबसे बड़ी है, लंबाई में सबसे बड़ी है। बात समझ में आ गया, ठीक। लेकिन जल की आपूर्ति ब्लू नील से अधिक होती है, मैं यहां पे साफ साफ लिख देता हूं, जबकि देखिए यहां लिखा हुआ है, आप लोग नोट कीजिए, जबकि जल की आपूर्ति ब्लू नील से सबसे अधिक होती है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। चलिए फिर आगे देखते हैं। और ठीक है फ्रेंड, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, यहां पर ग्रांड, क्या, ग्रांड इथियोपियन डैम का निर्माण किया गया है। ग्रांड इथियोपियन पुनर्जागरण डैम, पुनर्जागरण डैम का निर्माण किया गया है। निर्माण किया गया है, ठीक है। बात क्या है कि यहां पर इस पूरे नदी के जल का लगभग 66% जल का या 60% जल का प्रयोग
कौन कर लेता था? अकेला मिस्र। बाकी लगभग 22% जल का प्रयोग कौन कर लेता था? तो कर लेता था सूडान। ठीक है, और बाकी बच गया कितना? तो देखिए ये हो गया 8 और 8, और बाकी जो लगभग 15% जल था वो क्या हो जाता है? वाष्पीकृत। क्यों? क्योंकि ये नदी डेजर्ट इलाके से बहती है। ठीक है, ये नदी रेगिस्तानी क्षेत्रों से और शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों से बहती है। ये नदी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों से बहती है, जिसके वजह से अधिकतम जल का यहाँ पर 15% जल का क्या हो जाता है? वाष्पीकरण। तो जिसके वजह से इथोपिया को काफी जल की परेशानी होती थी। इसके वजह से इथोपिया ने ग्रांड इथोपियन पुनर्जागरण डैम का निर्माण किया, जिसके वजह से मिस्र को काफी चिंता होने लग गई, क्योंकि यहाँ जो नासिर लेक है, यहाँ पे जल की मात्रा निरंतर घटने लग गई, जिसके वजह से यहाँ पे जल युद्ध की स्थिति आ गई। ठीक है, और जल युद्ध किनके किनके मध्य में होने लग गया? तो मिस्र और सूडान और इथोपिया। लेकिन अभी सभी लोग मिलकर के आपसी समझौता से, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। तो कौन कौन से देश यहाँ पे मूल रूप से नील नदी के लिए मतलब कि जल युद्ध की स्थिति थी जहां आप शांति स्थापित हो गई है? तो वो हो गया मिस्र, ठीक है, सूडान, और फिर एक कौन है? और एक है इथोपिया, इथियोपिया। ठीक है, इनमें क्या हो गया है? समझौता हो गया, समझौता हुआ है। किसको लेकर के? जल के उपयोग को लेकर के, किस तरीके से जल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के सामने मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और फैक्ट को रखने का कोशिश किया है, और आशा करता हूं कि ये आपके इस एग्जाम के जर्नी में और सीखने के जर्नी में काफी मददगार साबित होगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से किसी एक महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल कंसेप्ट को या फैक्ट को ठीक इस क्विक सीरीज में लेकर के आप लोग के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे, ठीक है, परमिशन दीजिए। थैंक यू वेरी मच।